बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर की सॉल्यूशन फॉर्मेशन और आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चाहे पॉलीमर का हो या नॉन पॉलीमर का हो, उनके थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल सेम होते हैं। सॉल्यूशन जब बनते हैं तो एंट्रोपी भी चेंज होती है, सिस्टम की इंथैल्पी भी चेंज होती है और सॉल्यूट की फेज भी चेंज होती है। और सिस्टम की ये नेचुरल टेंडेंसी है कि सिस्टम अपने आप को लो एंथैल्पी और हाई एंट्रोपी की तरफ ले जाना चाहता है। तो सिस्टम टेंड्स टू शिफ्ट इटसेल्फ टू द डायरेक्शन इन विच एंथैल्पी डिक्रीजेस एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंथैल्पी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और सिस्टम की एंथैल्पी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान कांस्टेंट भी रह सकती है। यानी सॉल्यूशन फॉर्मेशन में तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंथैल्पी कैन इंक्रीज, एंथैल्पी कैन डिक्रीज एंड एंथैल्पी मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। अगर एंथैल्पी इंक्रीज हो तो इसका मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होगी। अगर सिस्टम की एंथैल्पी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान डिक्रीज हो जाए तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होगी, डेल्टा एच का सिंबल नेगेटिव होगा और सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होगी। और अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एंथैल्पी कांस्टेंट रहे देन डेल्टा एच ज़ीरो ली जाएगी और ये आइडियल सॉल्यूशन का केस है। आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में डेल्टा एच की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब बात करते हैं एंट्रोपी की। मोस्ट ऑफ केसेस में यानी मोर देन 95% केसेस में जब सॉल्यूशन बनते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि सॉल्यूट पहले ऑर्डर फॉर्म में है और जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट के पार्टिकल डिस्पर्स हो जाते हैं, लिहाजा डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। तो जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें या दो सॉलिड को या दो लिक्विड को मिक्स करें, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। सिर्फ दो केसेस ऐसे हैं जिनमें एंट्रोपी डिक्रीज होती है, जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें या किसी गैस को सॉलिड में डिस्पर्स करें, इस केस में एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो मोर देन 95% केसेस में एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। तो चाहे पॉलीमर का केस हो या नॉन पॉलीमर का हो, एंट्रोपी इंक्रीजेस। इट मीन के डेल्टा एस का साइन हम पॉजिटिव लेंगे। अब देख लें, एंथैल्पी के हमने कहा तीन केस हैं। अब एंथैल्पी और एंट्रोपी को मिला के देखते हैं। पहला केस हमने कहा था कि अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंथैल्पी डिक्रीज हो तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा और इस दौरान अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो जाए तो ये इंतहाई फेवरेबल केस है। अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंथैल्पी डिक्रीज हो जाए, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी सॉल्यूट स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो, देन सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज स्पॉन्टेनियस। और अगर इससे रिवर्स हो, यानी किसी भी प्रोसेस में अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो, यानी अगर एंथैल्पी इंक्रीज हो, एंट्रोपी डिक्रीज हो, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। चाहे सॉल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस में अगर एंथैल्पी इंक्रीज हो रही हो, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अलबत्ता अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों में सेम ट्रेंड हो, यानी अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही इंक्रीज हों या दोनों ही डिक्रीज हों, तो फिर डेल्टा जी की वैल्यू डिसाइड करेगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और ये प्रोसेस अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन का है
तो हम कहेंगे कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है एंड दिस इक्वेशन इज मदर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस इक्वेशन में देखें, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर इससे उलट हो जाए, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो, तो फिर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन अगर अपोजिट हों, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये दोनों फैक्टर मिलकर प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाएंगे। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये दोनों फैक्टर मिलकर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएंगे। अगर दोनों के साइन सेम हो, यानी डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो फिर ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। एक फैक्टर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएगा और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस बनाएगा। इस इक्वेशन में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना चाहता है और डेल्टा एस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना चाहता है। अब डिपेंड करेगा टेम्परेचर की वैल्यू पे। तो अगर इन तीनों का ओवरऑल सम दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सिमिलरली अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो फिर डेल्टा एच का फैक्टर स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करेगा और डेल्टा एस का फैक्टर प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना चाहेगा। अगेन अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये मामला पॉलीमर के सॉल्यूशन का भी है और नॉन पॉलीमर्स के सॉल्यूशन का भी है। तो पॉलीमर्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम नॉन पॉलीमर्स के सॉल्यूशन की थर्मोडायनामिक्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। नॉन पॉलीमर्स मीन ऐसे कंपाउंड जो पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं होते, जो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें लो मोलेकुलर मास कंपाउंड भी कहते हैं। फॉर रेजोल्यूशन ऑफ नॉन पॉलीमर्स मोस्टली एंट्रोपी इंक्रीजेस, यानी जब नॉन पॉलीमर को, किसी भी मोनोमेरिक कंपाउंड को हम डिसॉल्व करते हैं तो ज्यादातर केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इट मीन मोस्टली देयर इज पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ड्यू टू, और ये पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज क्यों है? ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर गैस को लिक्विड में या गैस को सॉलिड में डिस्पर्स करें तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। सॉल्यूशन की 9 टाइप्स हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, solution of gas in gas, solution of gas in solid and solution of gas in liquid। ये जो आखिरी वाले दो टाइप्स हैं, solution of gas in solid and solution of gas in liquid, इसमें एंट्रोपी डिक्रीज होगी और बाकी तमाम केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है नॉन पॉलीमर्स के केस में एंट्रोपी का फैक्टर तो ऑलवेज प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करेगा। तो फिर स्पॉन्टेनिटी को जज करने के लिए फिर एक ही फैक्टर हमारे पास और है, वो है एंट्रोपी, क्योंकि वो है एंथैल्पी, क्योंकि एंट्रोपी का फैक्टर ऑलवेज स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करेगा। एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव एंड इट विल फेवर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, and therefore the only parameter which will decide spontaneity of solution formation is enthalpy। तो अब एंथैल्पी डिसाइड करेगी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए
या नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, क्योंकि एंट्रोपी ने तो ऑलरेडी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के हक में वोट दिया है। अब एंथैल्पी का वोट बाकी है कि ये प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना चाहे या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना चाहे, और ये भी डिपेंड करता है कि इसकी अपनी वेटेज कितनी है। यानी ये नहीं है कि एंथैल्पी अकेली ही डिसाइड कर ले, इट इज़ नॉट ओनली डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि एंट्रोपी का वोट ऑलरेडी स्पॉन्टेनिटी की फेवर में है। तो अब एंथैल्पी का वोट की वेटेज डिसाइड करेगी कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए या नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो एक बात तो वो जो हमने कही कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो। यानी डेल्टा एच या एंथैल्पी ये इतना स्ट्रांग फैक्टर नहीं है कि ये अपने तौर पर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस कर दे, बल्कि डिपेंड ये करता है कि इसकी अपनी वेटेज कितनी है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू, ये देखें, ये अगेन लुक एट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो चाहे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो या डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो या डेल्टा एच की वैल्यू जीरो हो, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव देन सोल्यूशन फॉर्मेशन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस का फैक्टर तो ऑलरेडी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने को सपोर्ट कर रहा है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाए तो फिर सोल्यूशन फॉर्मेशन को स्पॉन्टेनियस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देन सोल्यूशन फॉर्मेशन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस बिकॉज एंथैल्पी इज ऑलवेज लेस देन टी डेल्टा एस। यहां पर अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से कम होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी एंड प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, अगर सिस्टम में हीट अब्जॉर्ब हो रही हो, तो फिर सॉल्यूशन फॉर्मेशन उस वक्त तक स्पॉन्टेनियस रहेगी जब तक एंथैल्पी की वैल्यू यानी डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से कम हो। इस इक्वेशन में देखें, जब तक डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से कम रहेगी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती रहेगी। जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस की वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, देन प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अलबत्ता जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगी तो फिर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो। इसका मतलब है कि अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, और सॉल्यूशन फॉर्मेशन में जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए इसका मतलब है अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। तो जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने कहा सॉल्यूशन फॉर्मेशन उस वक्त तक स्पॉन्टेनियस रहेगी एज लॉन्ग एज एंथैल्पी इज लेस देन प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो एट द बिगिनिंग, अब देखें स्टार्ट में जब आप सॉल्यूशन फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी और टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, इट मीन डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाएगा टी डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जब आपने इनिशियली सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में तो देयर वाज बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी विद पैसेज ऑफ टाइम्स। अब चूंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ती जाएगी तो डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, देयरफॉर टी डेल्टा एस की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी और अल्टीमेटली एक स्टेज वो भी आएगी कि देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो एट द बिगिनिंग डेल्टा एच इज लेस देन प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी,
initially there is a rapid increase in entropy and then there is slow increase in entropy. जब आप सॉल्यूशन फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली एंट्रोपी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा. इनिशियली देयर विल बी बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड देन increase in entropy will become slow, and then there will be slow increase in entropy और फाइनली डेल्टा एस की वैल्यू कम होती जाएगी. डेल्टा एस की वैल्यू कम होने का मतलब ये नहीं है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, बल्कि डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि अब एंट्रोपी में कम इजाफा हो रहा है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी. इनिशियली पॉजिटिव वैल्यू तेजी से इंक्रीज होगी, फिर स्लो इंक्रीज होगी इंक्रीज. तो डेल्टा एस की वैल्यू इनिशियली रैपिडली इंक्रीज होगी, देन स्लोली इंक्रीज होगी. और स्लो इंक्रीज का मतलब है देयर इज लेस इंक्रीज इन एंट्रोपी. और फाइनली एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, और इस स्टेज पे हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यू सेम हो जाएगी तो इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा. देन प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन विल बिकम सैचुरेटेड. तो when value of T delta S decreases and becomes equal to positive value of delta H, then value of delta G becomes 0. At this stage, no more dissolution is possible. अब solution saturate हो गया, और solution saturate होने का मतलब है अब वो further solute को dissolve नहीं कर सकता. Now there is no more dissolution and equilibrium has been established. और इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश होने का मतलब है रेट ऑफ डेसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन. देखिए आप सल्यूट ऐड करते जाएं, इनिशियली सल्यूट डिजॉल्व होता जाएगा. ये जो डिजॉल्व होने का प्रोसेस है इसे कहते हैं डेसोल्यूशन. जब सोल्यूशन सैचुरेट हो जाए और आप फिर भी सल्यूट ऐड करते जाएं तो वो सल्यूट प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है. तो at equilibrium rate of dissolution will be equal to rate of precipitation, and at this point equilibrium is at the point of equilibrium the solution is said to be saturated. At equilibrium solution is said to be saturated. और सैचुरेशन में होता क्या है, टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच के इक्वल हो जाती है, देयरफॉर डेल्टा जी इज 0. ये बात थी नॉन पॉलीमर्स की. पॉलीमर का मामला भी तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर्स की सॉल्यूशन फॉर्मेशन नॉन पॉलीमर की सॉल्यूशन फॉर्मेशन से कैसे डिफरेंट है. तो पहला फैक्टर एंथैल्पी का. इफ देयर इज strong interaction between polymer segment and solvent molecule, then delta H is negative and process of dissolution is exothermic and favorable. अगर सल्यूट और अगर पॉलीमर और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रांग इंटरेक्शन हो तो इसका मतलब है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, और डेल्टा H की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन फेवरेबल होती है. अलबत्ता अगर पॉलीमर और सॉल्वेंट के दरमियान स्ट्रांग इंटरेक्शन ना हो तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, और प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक हो तो वो स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करता. लेकिन जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने का इन्हसार एंथैल्पी पे कम और एंट्रोपी पे ज़्यादा होता है. एंट्रोपी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है सॉल्यूशन फॉर्मेशन में.
अब अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस की वैल्यू से कम हो। तो if there is weak interaction between polymer segments and solvent molecule, then heat of solution is positive and process of dissolution is endothermic, and solution formation can take place if positive value of delta H is less than T delta S। और खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली पॉलीमर के केस में देयर इज बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी नॉन पॉलीमर के केस में एंट्रोपी उतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी पॉलीमर के केस में होती है, क्योंकि पॉलीमर की लंबी चेन होती है और हर चेन के और हर बाड के इलांग, हर सिंगल बाड के इलांग मॉलिक्यूल की रोटेशन है। तो पॉलीमर के मॉलिक्यूल जब सोल्यूशन में जाते हैं तो बड़ी तेजी से अपनी कन्फॉर्मेशंस चेंज करते हैं और इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस अडॉप्ट कर सकते हैं। देयरफॉर देयर इज big increase in entropy in solution formation. In case of macromolecule, there is big increase in entropy during solution formation and T delta S has large positive value। अगर T delta S की वैल्यू large positive हो तो delta G की वैल्यू नेगेटिव हो, लार्ज नेगेटिव होती है और प्रोसेस फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस होता है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस होता है। अब पॉलीमर के केस में जब आप पॉलीमर को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, जब आप सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं तो पॉलीमर के मॉलिक्यूल की मोबिलिटी बढ़ जाती है और पॉलीमर की चेन में हर सेगमेंट की अपनी मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो पॉलीमर में दो तरह की मोबिलिटीज होती हैं, दो तरह की मोशंस हैं। देयर इज इंक्रीज इन मोलेकुलर मोबिलिटी एंड देयर इज इंक्रीज इन सेगमेंटल मोबिलिटी। ये सेगमेंटल मोबिलिटी को जरा समझिएगा। पॉलीमर के सेगमेंट्स इलांग सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहे होते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं सेगमेंटल मोबिलिटी। तो इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर देयर इज इंक्रीज इन मोलेकुलर मोबिलिटी एज वेल एज देयर इज इंक्रीज इन सेगमेंटल मोबिलिटी ऑफ पॉलीमर्स एंड पॉलीमर मॉलिक्यूल्स कैन अडॉप्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन and entropy increases। तो entropy there is big increase in entropy। अब entropy में जब big increase होती है तो डेल्टा H की वैल्यू अगर पॉजिटिव भी हो तो भी ये एंट्रोपी की वैल्यू इसको कंपनसेट कर देती है और डेल्टा G की वैल्यू को नेगेटिव बना देती है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन को स्पॉन्टेनियस बना देती है। अलबत्ता अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो इनिशियली ये वही बात है जो हम ऑलरेडी नॉन पॉलीमर के केस में पढ़ चुके हैं। इनिशियली प्रोसेस फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस रहेगी, सॉल्यूशन फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस रहेगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाएगा इनिशियली देयर विल बी बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर विल इंक्रीज देयर विल बी स्लो इंक्रीज इन एंट्रोपी। जब आप पॉलीमर को डिसॉल्व करेंगे तो इनिशियली एंट्रोपी में तेज़ी से इजाफा होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एंट्रोपी में कम इजाफा होगा। तो ये ना समझिएगा कि एंट्रोपी कम हो जाएगी, हम ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी में इजाफा कम होगा। तो एट स्टार्ट डिसोल्यूशन प्रोसेस इज हाईली फेवरेबल बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड टी डेल्टा एस बिकम्स प्रोग्रेसिवली लोअर। जो जो टाइम गुजरता जाएगा टी डेल्टा एस की वैल्यू प्रोग्रेसिवली कम होती जाएगी एज इट वाज द केस ऑफ नॉन पॉलीमर्स। यही मामला नॉन पॉलीमर्स का भी हमने डिस्कस किया। तो अब टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होते होते एक स्टेज आएगी जब टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच के बराबर हो जाएगी और इस स्टेज पे हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा एंड नो मोर पॉलीमर विल बी डिसॉल्व। अब पॉलीमर की मजीद अमाउंट आप डिसॉल्व नहीं कर सकते।
तो इक्विलिब्रियम इज फाइनली अटेन्ड व्हेन डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस। अब एक डिफरेंस जो पॉलीमर और नॉन पॉलीमर का है, नॉन पॉलीमर के केस में सल्यूट के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, और ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि नॉन पॉलीमर्स में सल्यूट के मॉलिक्यूल्स या आयन का साइज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ कंपेरेबल होता है। लेकिन पॉलीमर में ऐसा नहीं होता, पॉलीमर के मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं और क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं, तो उनके साइज का सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साइज के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि ये उससे कई हजार गुना बड़े होते हैं। यानी पॉलीमर के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से मैनी थाउजेंड टाइम्स लार्जर होते हैं। और ये पॉलीमर का एक मॉलिक्यूल पूरे का पूरा साइमल्टेनियसली डिसॉल्व नहीं होता। ये बात गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि पॉलीमर चेन, होल पॉलीमर चेन डू नॉट डिसॉल्व साइमल्टेनियसली। जब आप पॉलीमर को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो पॉलीमर की एक चेन पूरी की पूरी बैक वक्त डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि कुछ सेगमेंट पहले डिसॉल्व होते हैं, कुछ सेगमेंट बाद में डिसॉल्व होते हैं। क्योंकि पॉलीमर की कॉइल में बहुत सारी पॉलीमर चेन्स होती हैं, और उन पॉलीमर चेन्स के जो सेगमेंट सरफेस पर हैं उनकी सॉल्वेशन पहले होती है, वो पहले डिसॉल्व होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते जाएंगे। पहले कुछ सेगमेंट पहले डिसॉल्व होंगे, कुछ सेगमेंट बाद में डिसॉल्व होंगे, और इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर द होल पॉलीमर चेन टू बी डिसॉल्व्ड। तो होल पॉलीमर चेन डू नॉट डिसॉल्व साइमल्टेनियसली, सम सेगमेंट्स डिसॉल्व फर्स्ट एंड अदर्स डिसॉल्व लेटर। पॉलीमर की कॉइल में बहुत सारी पॉलीमर चेन होंगी, उनमें से कुछ सेगमेंट पहले डिसॉल्व होंगे और कुछ सेगमेंट बाद में डिसॉल्व होंगे, और आखिरकार पूरी कॉइल सॉल्वेटेड हो जाएगी। और फिर काफ़ी देर के बाद, यानी इनिशियली वो कॉइल एक्सपैंड होगी, स्वेल होगी। इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था कि ये प्रोसेस कहलाता है सीडो इंडक्शन पीरियड, और इसके रेट पर स्टीयरिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। अलबत्ता जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पूरी तरह पॉलीमर की कॉइल में पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉलीमर के मॉलिक्यूल सॉल्वेट होके डिस्पर्स होना शुरू होते हैं सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन फिर भी पॉलीमर के तमाम चेन्स इंडिविजुअली एक दूसरे से अलहदा नहीं होती, बल्कि फिर भी देयर इज ग्रुप ऑफ पॉलीमर चेन्स दैट आर सॉल्वेटेड एंड डिसॉल्व्ड। अब ये अगली बात मजीद गौर से सुनिएगा कि नो सिंगल मॉलिक्यूल इन द पॉलीमर मैट्रिक्स इज फुली सॉल्वेटेड। ऐसा नहीं होगा कि पॉलीमर के सैंपल में कोई चेन पूरी की पूरी सॉल्वेटेड हो जाए और कोई दूसरी चेन ऐसी हो जो पूरी की पूरी अनसॉल्वेटेड हो। अगेन लेट मी रिपीट, इन पॉलीमर सैंपल नो सिंगल मॉलिक्यूल इज फुली सॉल्वेटेड, नॉर इज एनी सिंगल मॉलिक्यूल विच इज नॉट सॉल्वेटेड एट ऑल। ऐसा नहीं होगा कि पॉलीमर के सैंपल में कुछ मॉलिक्यूल पूरे के पूरे सॉल्वेटेड हो जाएं और कुछ पूरे के पूरे अनसॉल्वेटेड रह जाएं, बल्कि तमाम मॉलिक्यूल के कुछ सेगमेंट सॉल्वेटेड होंगे, कुछ सेगमेंट अनसॉल्वेटेड होंगे। पॉलीमर की कॉइल में जो सेगमेंट सरफेस पर हैं वो सॉल्वेटेड होंगे, जो सेगमेंट्स अंदर हैं वो अनसॉल्वेटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉलीमर का मॉलिक्यूल पूरे का पूरा ही सॉल्वेटेड हो गया हो और कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जो बिल्कुल ही अनसॉल्वेटेड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इन ईच मॉलिक्यूल सम सेगमेंट्स आर सॉल्वेटेड एंड अदर्स आर अनसॉल्वेटेड, और वो जो अनसॉल्वेटेड मॉलिक्यूल हैं उन्हीं को हम एग्रीगेटेड, वो जो अनसॉल्वेटेड सेगमेंट्स हैं उनको एग्रीगेटेड सेगमेंट्स भी कहते हैं। यानी पॉलीमर चेन में सम सेगमेंट्स आर सॉल्वेटेड एंड अदर्स आर एग्रीगेटेड। अलबत्ता सॉल्वेटेड सेगमेंट्स और अनसॉल्वेटेड सेगमेंट्स के दरमियान सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो होता रहेगा। देयर इज कांस्टेंट डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बिटवीन सॉल्वेटेड सेगमेंट्स एंड अनसॉल्वेटेड सेगमेंट,
और ये एक और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। सून equilibrium will be established between solvent molecule flowing from solvated segment to unsolvated segments. There is constant diffusion of solvent molecule between solvated segments and aggregated segments. Due to this diffusion, some solvated segments get aggregated and aggregated segments get solvated. यानी पॉलीमर के कुछ सेगमेंट्स सॉल्वेटेड हैं, कुछ अनसॉल्वेटेड है। जो अनसॉल्वेटेड है उनको हमने कहा है एग्रीगेटेड। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेटेड सेगमेंट्स के अराउंड हैं, एग्रीगेटेड सेगमेंट के अराउंड नहीं है या बहुत कम है। तो सॉल्वेटेड सेगमेंट से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे एग्रीगेटेड सेगमेंट्स की तरफ। इट मीन जो सेगमेंट्स पहले सॉल्वेटेड थे वो अब एग्रीगेटेड हो गए, और जो पहले एग्रीगेटेड थे वो अब सॉल्वेटेड हो गए। एंड देयर विल बी डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉल्वेटेड एंड एग्रीगेटेड सेगमेंट्स विद इन स्वोलन मास। एक और डिफरेंस जो पॉलीमर और नॉन पॉलीमर्स का है, हमने पढ़ा था नॉन पॉलीमर के केस में स्टीयरिंग ऑलवेज फेवर्स डिसोल्यूशन, और पॉलीमर के केस में जो पहला स्टेप है जिसमें पॉलीमर की कॉइल स्वेल होती हैं उन पर तो स्टीयरिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। अलबत्ता दूसरे केस में, दूसरे स्टेप में जब पॉलीमर के मॉलिक्यूल डिस्पर्स होना शुरू होते हैं, जब जेल कन्वर्ट होता है सोल में, तो फिर स्टीयरिंग का इफेक्ट होता है। अलबत्ता अगर आप पॉलीमर के सेगमेंट्स को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लें तो फिर आप रेट ऑफ डिसोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। When fresh quantity of polymer is added to solvent, solvent molecule penetrate into newly added polymer and make it swell। यानी आपने कुछ पॉलीमर पहले डाला, कुछ बाद में डाला, कुछ उसके बाद में डाला। जो पॉलीमर का पीस आपने पहले सॉल्वेंट में डाला उसकी सॉल्वेशन पहले होगी, वो सॉल्वेंट को अब्जॉर्ब करेगा और जेल बनाएगा। जो सेगमेंट्स उसके सरफेस पर हैं उनकी सॉल्वेशन पहले होगी और जो अंदर कोर में हैं उनकी सॉल्वेशन बाद में होगी। इसके बाद जब आप फ्रेश पीस ऐड करेंगे पॉलीमर का, तो फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उधर अटैक करेंगे, फिर उसमें पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगे और फिर उसकी स्वेलिंग होगी, फिर उसका जेल बनेगा, फिर उसका सोल बनेगा, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। Now there is another equilibrium established between solvent molecule flowing between solvated and aggregated segments। पॉलीमर के केस में मामला वैसा ही है जैसे नॉन पॉलीमर के केस में, एक जैसी सिमिलैरिटी कि डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू अगर हाई हो, इफ देयर इज हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, और ये वैल्यू अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू से एक्सीड हो जाए, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन फॉर्मेशन अब स्पॉन्टेनियस नहीं रही। अब सॉल्यूशन सॉल्वेंट की क्वालिटी, अगर सॉल्वेंट सल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है तो वो गुड सॉल्वेंट है, और जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से एक्सीड कर जाए तो अब वो पुअर सॉल्वेंट बन जाएगा। अब डिसोल्यूशन की बजाय प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होगा, और अब सॉल्वेंट को कहेंगे, अब सॉल्वेंट नहीं रहेगा, अब वो नॉन सॉल्वेंट बन जाएगा। दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेंट। अगर कोई लिक्विड पॉलीमर को डिसॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है उस सिस्टम में डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस की वैल्यू से कम है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, और वो लिक्विड गुड सॉल्वेंट है। और अगर किसी लिक्विड में, अगर किसी सिस्टम में डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस की वैल्यू से एक्सीड हो गई है, इसका मतलब है वो लिक्विड सॉल्वेंट नहीं है, वो नॉन सॉल्वेंट है। दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेंट, क्योंकि अब वो पॉलीमर को प्रेसिपिटेट करेगा। अब एट द एंड देखें, जब पॉलीमर के सॉल्यूशन बनते हैं तो कितनी तरह के इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होते हैं। इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश्ड इन पॉलीमर सॉल्यूशन, 3 तरह के इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश होते हैं। एक इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होता है बिटवीन बाउंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। हमने कहा था जब पॉलीमर को आप वाटर किसी सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं
तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कुछ सेगमेंट्स को सॉल्वेट कर देते हैं, कुछ सेगमेंट सॉल्वेट होते हैं, कुछ नॉन सॉल्वेट होते हैं। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो जिन्होंने पॉलीमर सेगमेंट्स की सॉल्वेशन कर दी है उन्हें कहेंगे बाउंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्री हैं, जिन्होंने किसी भी सेगमेंट के साथ अभी तक अटैचमेंट नहीं की, जिन्होंने किसी भी सेगमेंट को अभी तक सॉल्वेट नहीं किया, उन्हें कहेंगे फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। बाउंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो देयर इज equilibrium between bound solvent molecule and free solvent molecule because rate of diffusion of solvent molecule going into polymer coil is equal to rate of diffusion of solvent molecule going out of polymer coil। अब जो दूसरा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, आपने पॉलीमर को ऐड किया सॉल्वेंट में, इनिशियली पॉलीमर का सैंपल सॉल्वेंट को अब्जॉर्ब करेगा, जेल बन जाएगा, देन आहिस्ता आहिस्ता ये जेल एक्सपैंड होगा और फिर पॉलीमर के मॉलिक्यूल डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे सॉल्वेंट में। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहते हैं सोल, और अगर आप पॉलीमर ऐड करते चले जाएं तो ये सोल अगेन जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल जो जेल में हैं और जो सोल में हैं, उनके दरमियान भी एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। The polymer molecules in gel and sol are in equilibrium with each other. Initially, gel will be formed, that gel will be converted to sol, and finally, again, when large amount of polymer is added in solvent, then again gel will be formed. So there is dynamic equilibrium between polymer molecule in gel and sol. और तीसरी तरह का इक्विलिब्रियम वो है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि there is dynamic equilibrium between solvent molecule flowing from solvated segment to aggregated segment। तो ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने सॉल्यूशन फॉर्मेशन की थर्मोडायनामिक्स को थ्योरेटिकली डिस्कस किया है। अब डेल्टा जी की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।